हेलो एवरीवन। तो ये हमारा बैच है जुनून बैच, और जुनून बैच में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने वाले हैं। ये सुनो, सबसे पहले हम लोग 12th क्लास के इस चैप्टर को उठाया है बिकॉज कि हम देखते हैं कि सबसे बेसिक जो टॉपिक है, जो बेसिक चैप्टर हैं जिनसे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आने वाले पूरे क्लास 12 के जो फिजिक्स है वो काफ़ी स्मूथ होने वाले, वो पहले इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। लेकिन क्या हम लोग नॉर्मली सिर्फ क्लास 12 के बारे में पढ़ेंगे, या पहले कुछ सारी स्टोरी जानेंगे कि जो हमने पीछे किया था, हमारे जो कारनामे थे उनको हम लोग पहले सीखेंगे समझेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। जैसा नो, नोटबुक वगैरह निकाल लो। यस, निकाल लीजिए साथ साथ। तो मेजरली ये बैच जो है क्लास 12 के स्टूडेंट देख सकते हैं और ड्रॉपर ऑल्सो देख सकते हैं, चाहे वो JEE के हो या नीट के हो। क्लियर। हम लोग बातें करेंगे पहले हमने क्या क्या गलतियां किया पहले की क्लासेस में, 11th में हमारी क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से हम लोग अभी क्लास 12 में वो सेम चीजें रिपीट नहीं करना है। क्लियर, समझना जरा। मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। पहला मेजर ऑफ द स्टूडेंट का जो क्लास 12 में आते हैं उनके 11th बर्बाद होते हैं। यस सुनो, है ना, है ना। यस, कोई बोल नहीं रहा भाई। यस, मेजर स्टूडेंट के 11th बर्बाद होते हैं, तो 11th बर्बाद है तो उसके टेंशन मत लेना भाई, तुम्हारा कराएगा क्लास 11th पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से। यस, चलना समझना जरा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर जिशान अहमद और मैं अभी फिजिक्स 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये चौथा साल है मुझे JEE और नीट के टॉपर को पढ़ाते हुए। ठीक है, मैं पहली बार क्लास 12 लेकर आ रहा हूँ आप लोग के सामने, जो जिसमें मैं बोर्ड्स के भी पढ़ाऊंगा और कम्प्लीटली JEE और नीट की भी तैयारी कराऊंगा। अदरवाइज पिछले सारी क्लासेस मैंने कराए 3 साल में, सिर्फ ड्रॉपर को पढ़ाया है। क्लियर, चलिए समझना जरा। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, जितना पढ़ा है उतना ही समझते हैं। सबसे पहले क्लास 12 में हम लोग को क्या क्या चीजों को नीड होंगे, क्या क्या चीजें हम लोग करेंगे, क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेंगे आने वाले क्लासेज में, और क्या क्या हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वैसे कौन से टॉपिक्स है, वैसे कौन सा मेथड है, स्ट्रेटेजीज है जिसको हम लोग यूज करेंगे और इनमें हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात है, जब हम क्लास 12 के बारे में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग पहली बात है हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट होंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल से पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े तो चार्ज क्या है, चार्ज का मतलब क्या है, उनको हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस क्लास के अंदर हम लोग नीट के PYQ, JEE मेंस के PYQ, दोनों जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, दोनों के अंदर जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लास में हम लोग लेंगे और यहाँ से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम क्लास में JEE के क्वेश्चन कराते हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन कराते हैं, नीट के भी क्वेश्चन कराते हैं। क्लियर, तो इससे ये होगा कि जो नीट वाले हैं, नीट तो JEE के क्वेश्चन करने जरूरी है। ये सुनो, जब तक आप मेंस के PYQ वगैरह नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, तो तब तक आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्टुअल आप नहीं मान सकते कि हमारी तैयारी कुछ अच्छे तरीके से हो रही है। क्लियर, तो इनको हमने सोचा एक बार कि क्लास के अंदर हम लोग इसको लेंगे। क्लियर, बोर्ड्स के जो PYQ होंगे, ठीक है, आने वाले क्लासेज में हम लोग लेंगे। मैं तुम्हें बता दूंगा ये बोर्ड्स के लिए, ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्लियर, बोर्ड्स के जो क्वेश्चन है जो नॉर्मली 100% NCERT पूछे जाते हैं, यस, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन है काफी हाई लेवल के भी आते हैं जो नीट वगैरह में भी नहीं आते। 2025 के पेपर हो या 26 का पेपर हो, बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, उनके जो लेवल है काफी अच्छे रहे हैं, है ना। अभी जो नीट हुआ उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मानते हो नहीं मानते, है ना। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लास में रखेंगे। ओवरऑल तुम्हारे कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करेंगे कि हमारे अंदर चाहे आप JEE दे रहे हो या नीट दे रहे हो या बोर्ड्स दे रहे हो, आपके सारे के सारे चीजें क्लियर होंगे। बस एक चीज आपसे चाहिए, क्या चाहिए, वो एक साथ चलेंगे, पूरे साल हम लोग मेहनत करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक हमारा दिखेगा। ये सुनो, ये रियलिटी है। जितना आप तैयारी करोगे, जितना पढ़ोगे, वो चीजें हमारे आगे आने वाली चीजों में दिखते हैं। सुनना जरा, क्या बात है और चीजें। पहला, सिर्फ लेक्चर को नहीं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे, सिर्फ लेक्चर को नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि तुम आ रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, है ना, चाय पी रहे हो, साथ में लेक्चर देख रहे हो, तो इस तरीके से तुम तैयारी करोगे तो तुम्हारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। प्रॉपर आप जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ, उस तरीके से बैठना और बिल्कुल क्लास को सीरियस लेते हुए आगे की तरफ चलना, है ना। बात सही है ना। होमवर्क वगैरह जो हमारे पास दिए जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ठीक के अंदर जो कराऊंगा, ठीक है, कुछ होमवर्क दूंगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को, होमवर्क को करना। जब तक आप होमवर्क करना नहीं सीखेंगे तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। जैसे नो, अरे हकीकत चीज है, मुस्कुरा रहे हो, अरे हकीकत बात है, तुम होमवर्क करना नहीं सीखे, एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन को ईमानदारी से क्लास के अंदर करने हैं। अगर होमवर्क है, होमवर्क घर से करके लाने हैं। ये सुनो, क्लास और कुछ SPP जो मेरे बनाए हुए प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो पेपर होंगे, है ना, जो मैं खुद बना के दूंगा। एक तो नॉर्मली कोचिंग से आपको मिलेंगे, है ना, मिलते हैं ना कोचिंग से आपको मिलेंगे। दूसरा, जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेस, जैसे हमने आज पढ़ा मान लो चार्ज के बारे में,
चार्ज के बेसिस पे 40-50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने क्वांटिटी में हो, जितने बन सकते हो उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसको मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे दूंगा और उसको घर से तुम्हें करके लाना है। बराबर, बिल्कुल ना? यस। आगे की तरफ बढ़ते, थोड़ी सी चीज और। तुम्हें क्लास क्या करना है कि मैं सबसे पहले तुम्हें चीजें याद रखना कि तुम्हें क्लास के अंदर क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करना है। रिजल्ट बनाने का तरीका, जो तुम्हारे पास काम है, जो काम दिए जाए, जैसे क्लासेस, क्लासेस को तुम्हें बहुत क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट होकर के सुनना है। क्लास के बाद तुम्हें डीपीपी मिलेंगे, जो तुम्हें घर से क्वेश्चन होमवर्क तो तरीके से मिलते हैं ना, होमवर्क तुम्हें मिलेंगे, उसको कल करके लाना। दूसरा, नोट्स बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में बने होने चाहिए। अच्छा नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारे एग्जाम्स के टाइम के रिवीजन के लिए, तुम एग्जाम में जितना पढ़ोगे उसको रिवाइज करने के लिए। क्लियर? फिर हमारे पास रिवीजन, मान लो कि तुमने क्लास लिए, डीपीपी सॉल्व के लिए, ठीक है, नोट्स पर है, ये एक दिन का काम है ना? एक दिन में रोज का रोज इतना तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें रोज की क्लास लेनी पड़ेंगे, डीपीपी सॉल्व करने पड़ेंगे और तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। ये तो हमें रोज की क्लास में करना है। बिल्कुल। अब ये जो टेस्ट की बातें हैं, ये टेस्ट तुम्हारे पास एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक मैं तुम्हारे लिए टेस्ट लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं कि रोज का रोज टेस्ट लेकर आए, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर आएंगे, है ना? या उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्म करेंगे, या तो फिर मेजर लेंगे या तो पार्ट लेंगे। इस बेसिस पे हम लोग टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। क्लियर? तो तुम्हें मार्क्स बढ़ाने का तरीका ये कि 100% इसको अच्छे तरीके से क्लास लेना, डीपीपी सॉल्व करना, नोट्स बनाना और रिवीजन का तरीका थोड़ा सा यूज रखना। मैं तुम्हें ड्यूरिंग द क्लास में बताता जाऊंगा कैसे रिवीजन करना है, कैसे नहीं है। ठीक है? क्लियर? जब मैं अपने टाइम पे था तो मैं कैसे रिवीजन करता था, है ना? तुम्हें सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताएंगे। बराबर? चले थोड़ी सी चीजें आगे की तरफ समझते हैं और हम आगे पढ़ते हैं, समझना जरा। क्लियर? ठीक है। अगर हाँ एक चीज और, तुम्हें सजेशन के तौर पे है कि मुझे कुछ बताओ, कुछ समझाओ, तो मुझे अभी मत समझाना। जब तक हमारे पास जो क्लासेज वगैरह नहीं हो रहे, कम से कम 8-10 लेक्चर ना हो जाए, ठीक है, उससे पहले मुझे सजेशन मत देना कि कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे तरीके कराए जाएंगे। कम से कम 10 लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद तुम मुझसे कुछ पूछना, कुछ बताना कि हाँ इसमें ऐसे चीजें हो। अदरवाइज मैं जैसे करा रहा हूँ एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है। मुझे सजेशन 1 लेक्चर तक का, 2 लेक्चर तक का, टिल 10 लेक्चर तक मुझे कोई भी सजेशन की नीड नहीं है आप लोग। क्लियर? बराबर? फिजिक्स कैसे कराना है मैं जानता हूँ, है ना, कैसे कराया जाता है, और रैंक होल्डर हूँ, तुम्हें रैंक दिलवा के हम इतना कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कैसे सिलेक्टेड होते हैं, कैसे सिलेक्शन चाहिए, वो तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्शन होते हैं। जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लास में, वो क्लास के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना, चाहे वो जेडब्ल्यू क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन हो, ठीक है, जितने क्वेश्चन क्लास के अंदर होते हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना। उन क्वेश्चन के मिलते जुलते ही तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। बरोबर? बढ़े आगे, चले, समझे? चलो अब हमारे पास क्लास 12 के सिलेबस को थोड़ा सा समझते हैं कि क्लास 12 सिलेबस हमारा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, सिलेबस की तरफ चलते हैं। हमारे क्लास 12 के जो चैप्टर है उसको हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। ठीक है, एक का नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर, दूसरा नाम रखा है ऑप्टिक्स, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स और चौथा हमारे पास सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास चैप्टर का हमने नामाकरण कर दिया कि हमारे नामाकरण के बेसिस पे कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बराबर में आवा है ना। बोलते जा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो ठीक है ना, मत लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे जो पहला चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आते हैं, ऐसा नो, इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज। क्लियर? दूसरा हमारा चैप्टर होता है पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बारे में, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, जो कि हमारे पास अगले चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे बोल ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर आता है। फिर अगला हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में देखते हैं, जैसे नो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस नो, और एसी, यस नो, एसी चैप्टर हो गया। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें? और कुछ चैप्टर आते हैं क्या इसमें? एसी वगैरह, ईएमआई, है ना, इतने चैप्टर हमारे पास इसमें। ऑप्टिक्स में 2 तरीके के चैप्टर्स आते हैं, एक का नाम होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरे का नाम होता है वेव ऑप्टिक्स, यस नो, वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर ओवरऑल लेंगे। पहला जो होंगे डबल नेचर ऑफ लाइट हो जाएंगे, डबल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर हमारे पास एटम्स हो जाएंगे और तीसरा हमारे पास न्यूक्लियाई हो जाएंगे। ये हमारे चैप्टर्स है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर खुद अकेले का चैप्टर है, बात क्लियर है? ये हमारे पास चैप्टर है। इन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पीएचडी करने, समझने, पढ़ने काफी अच्छे तरीके से, और नीट की बात की जाए या जेईई की बात की जाएंगी, क्लियर, 60% से लेकर 65% जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस है, वो हमारे
ट्वेल्थ से आते हैं, मानते हो? 40% चांसेज होते हैं, 40% ही वेटेज 11th का है, 60% वेटेज हमारे पास क्लास 12th का है। तो क्लास 12 को काफी अच्छे तरीके से करना तुम्हारी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, मानते हो ना? क्लियर? इसको छाप सकते हो, जल्दी सिलेबस लिख लो, लिख लो, सिलेबस लिखना जरूरी होता है, लिख लीजिए भाई। चले, हाँ चले, बढ़े आगे, चलो कुछ चैप्टर और छूट गया है क्या? हाँ एक और है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यह हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का। और हम लोग यहाँ से, आप नोटबुक निकाल लीजिए, यहाँ से जितनी चीजें कराई जाएंगी आपको करने हैं, साथ साथ लिखने, समझने, आगे की तरफ बढ़ने। क्लियर? चलिए सबसे पहली बात है समझना जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं तुमसे पूछूंगा मेरे भाई ऐसा बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हो किसको है ना? ये चीजें, अरे थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैठ गया है ना, चीजों को समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस चैप्टर में, इस चैप्टर की बात करें मेजरली इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये समझेंगे कि जितने तरीके के चार्ज हैं, जितने तरीके के चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, उसके बारे में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएंगे। क्लियर? द स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए? अरे समझ रहे हो, जो चार्ज रेस्ट पे है, जो चार्ज रेस्ट पे और उसके बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। क्लियर? मैं बोल दूंगा कि अगर डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाए तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ये सुनो, स्टडी ऑफ चार्ज, साथ साथ लिखते चलो, यस, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। जहां पे मैं बोलूंगा मत लिखना वहां पर मत लिखना, साथ साथ लिखते रहो, ये इजी है ना? विच इज एट रेस्ट लिख लो, तुम भी लिख सकते हो। अरे लिख ले, कुछ प्रॉब्लम है बता? हाँ बोल, बोल लाला, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बता दियो, कुछ दिक्कत होंगी, ठीक है। समझना जरा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होते हैं जिसपे हमने पढ़ा कि जो स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट, वैसे चार्ज जो कि रेस्ट में होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएंगे। यस नो? यस। थोड़ी सी बातें समझना जरा आगे की तरफ, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वगैरह का टॉपिक दिया, चलो ठीक, समझना जरा। मास, सपोज दैट ये हमारे पास एक मास, ये मास है, ये सुनो, हमने माना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में यहाँ पे रखा हुआ है, ये सुनो, मानते हैं ना? ये एक मास हमारे पास, ये चार्ज जो है इस पे कुछ चार्ज होंगे, हमें नहीं पता क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, क्लियर, लेकिन ये इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से मास है, मास की वजह से यहाँ पे रखा हुआ है। ये सुनो, अगर किसी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी मास है, 0% भी, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहे होंगे। ये सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका, अगर जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, या हम लोग बात मान करते हैं कि इसने मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब वो है कि वो एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये बात है ना? और जिसके ऊपर अगर नहीं है तो वो नहीं चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई नहीं होते। तो मास का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसे कंटेंट होंगे, द कंटेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, द कंटेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कंटेंट क्या है किसी ऑब्जेक्ट का? प्रॉपर्टी है ना, उसकी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी ये है कि मेरे अंदर 40 किलोग्राम मास है, तो मेरी प्रॉपर्टी है ये। सुनो, अभी चीजें को समझना जरा, मैं नॉर्मल सी चीजें समझा रहा हूँ तुम्हें, समझ में आ रहा है क्या? बोल। तो मैंने बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऐसे प्रॉपर्टी होंगे किसी ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो रहे होंगे या एक्सपीरियंस हुए होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे किसके नाम से भाई? मास के नाम से। ये सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, हाँ, ड्यू टू विच अप्लाइड और एक्सपीरियंस, अप्लाइड करो या एक्सपीरियंस करो, ठीक है, अप्लाइड और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमने बोला कि क्या नाम से, क्या कहलाएंगे? हमारा मास कहलाएंगे। समझना जरा, बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जो तुम्हें अभी अगले 10 मिनट तक का समझना है, बरोबर? बढ़े आगे, समझना जरा, हटा दू, जल्दी जल्दी छापिए फास्ट, जितना लिखा रहा लिखो, जितना नहीं लिखा रहा वो क्लास के बाद जो पीडीएफ जाएंगे उसमें लिख लेना, जल्दी फास्ट पढ़िए। क्लियर? क्लियर? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज दैट हमने इसकी बात की, इसी डब्बे के ऊपर, इस डब्बे पे जो हमारे पास वैल्यू था, हमने बोला कि इस पे एग्जिस्ट, अगर एक्चुअल में यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कुछ फोर्स लग रहे होंगे,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सुनो, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं हमारे पास किसके बराबर माने जाते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर के स्क्वायर के बराबर, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना, जहां से हम बोलते थे कि दो मास था कुछ ऐसा, पहला मास m1 दूसरा मास m2, बीच का सेपरेशन हमने r के बराबर रखा था, ये सुनो, तो तुम बोल रहे हो कि जो फोर्स है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला मास m1 दूसरा मास m2 बाई सेपरेशन r के स्क्वायर के बराबर माना जाता है। ये सुनो, यहां से तुमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका वैल्यू के नाम क्या होंगे, जी m1 m2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर के बराबर। ये सुनो, तो ये कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है तो ये कॉज करा रहा है किसका, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड को करा रहा है। ये सुनो, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, तब तो मानते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रुका हुआ है। हमारे एक जगह पे एग्जिस्ट होने का रीजन क्या है, कि हमारा जो मास है उस मास में हमारे फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तब तो हम अपने ऑब्जेक्ट पे, अपने सिचुएशन पे, अपने पोजीशन पे स्टैंड है। जैसे नो, नहीं तो हम भी हवा में उड़ रहे होते, यस और नहीं, हमारी चीजें हवा में उड़ रहे होंगे, क्लियर। तो हमने बोला कि हमारा मास है एक्चुअली में। अब समझना जरा, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मास की बात की जाएंगे आगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, समझना जरा अच्छे तरीके से, अगले 10 मिनट तक का बहुत अच्छे तरीके से समझना। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम चार्ज को काफी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले डेफिनेशन जरूरी है, क्लियर, जो हमें बाद में इरिटेट ना करे। समझना जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, जैसे मास के बारे में, ये सुनो, तो मास में क्या पढ़ा कि वो एक किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जिसपे हमारे पास क्या लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहे हैं, उसको हमने बोला, क्या बोला, मास बोला था। ये सुनो, सेम इसी तरीके पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साथ साथ लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस नो, ड्यू टू विच अप्लाइड और एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करेंगे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहां पे बस चीजें अलग हो जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहला रहा है। जल्दी बात बराबर, जल्दी, क्लियर, क्या चीजें समझ में आ रही है, अभी तक हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा। अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो मेजर टॉपिक है, दैट इज चार्ज के बारे में, और अगले कुछ मिनट तक का हम सिर्फ चार्ज के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे, क्लियर। सपोज दैट दो लोग हैं, ये सुनो, दो लोग हैं और दोनों लोगों की, एक लड़का है एक लड़की है, ये सुनो, रिश्ते की बात हो रही है, शोएब की बात हो रही है, रिश्ते की, है ना, अरे मान लेते हैं, क्लियर। सपोज दैट हमारे पास एक कुछ ऐसा सुंदर सुशील इस तरीके से एक लड़की है, क्लियर। जैसे हमारे घर में शादी वादी की बात होती है तो तुम्हें ध्यान रखा होगा, जब हमारे घर में शादी वादी का मौसम आता है, जैसे हमारे बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, है ना, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि हम अपने भाई की शादी कर रहे हैं, ठीक है, इस लड़की से, मैं अपना भाई का नाम यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा भाई शोएब जो पीछे बैठा हुआ है ना, यहाँ पे, यस नो, यस, इस तरीके से। तो रिश्ते में जब रिश्ते देखने जाते हैं, शादी देखने जाते हैं, शादी के लिए अप्रोच करने जाते हैं, लड़के वाले लड़की की तरफ या लड़की वाले लड़की के यहाँ, है ना, तो मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम क्या रख दो, मुन्नी नाम रख देता हूँ, ठीक है, मुन्नी, हिंदी पढ़ना आता है सबको, यस, इसका नाम मुन्ना रख देते हैं, क्लियर, मेड फॉर ईच अदर, है ना, मुन्ना मुन्नी नाम के साथ, क्लियर, समझना जरा। अब मैंने बोला कि एक हमारे पास आते हैं तो ये रिश्ते के लिए आगे की तरफ जाते हैं, क्लियर, समझो, तो बोलते हैं कि भाई ऐसे बताओ कि लड़की के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, बायोडाटा दो, एक्चुअली करती क्या है, क्या चीजें है, क्या नहीं, तो बोला है, तो वो बोलेगे सीए है ना, सीए है, बहुत अच्छी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लियर, खुश हो रहा है तो, है ना, सीए है, ठीक है, सुंदर भी है, अच्छी खासी दिख भी रही है, सुंदर है, ठीक है, अनुशासन भी काफी अच्छा है, क्लियर, अनुशासन, हिंदी में लिखना नहीं आता, अगर गलती होगा तो माफ करना भाई, अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, डिसिप्लिन मतलब, है ना, और पैकेज अच्छा पैसा कमा रही है, सीए तो ऑब्वियसली बात है पैसा कमा रही होगी, क्या भाई, सुंदर कि नहीं, सीए के पास पैसे होते कि नहीं होते, होते ना, है ना, तो सीए है, इस तरीके से सुंदर भी, अच्छी भी है, हाईली सेंसिटिव है, मतलब काफी शार्प माइंड है, ये सुनो, हाई शार्प माइंड है, ठीक है, इस तरीके से हमने बोला, घर का भी काम कर लेती है, खाना वाना बना लेती है, क्लियर, आप समझना, सारा गुण है इसके अंदर, ठीक है,
सारी चीजें इतना पता चल गया, घर वालों ने पूछा कि चलो इतनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो बता दिया गया, बरोबर। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास लल्ला के ऊपर। ठीक है, लल्ला के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं कि हाइट कैसी है, लड़के में तो देखी जाती है ना, जैसे ना लड़कियों में भी देखी जाती है, हाइट कैसी है, तो मीडियम है, न ज्यादा बड़ी है न ज्यादा छोटी है, 5 फुट की डाउन है ना, 5 फुट की, है ना, क्लियर, समझना जरा। अब इसके बाद बोले कि हाइट काफी अच्छी है ना, 6 फुट के बराबर है, मान लेते हैं, क्लियर। थोड़ा सा सेंसिटिव कम है, लो है, दिमाग थोड़ा कम है ना, दिमागी हालत थोड़ा खराब है। ठीक है, दूसरा बात है कि ठीक है, बोला पैसा तो काफी अच्छा कमा रहा है, पैसे बहुत हैं। ठीक है, चौथा क्या है, स्टेबल भी है, क्लियर। ये सब चीजें देखी जाती है शादी के अंदर, यही सब चीजें देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? यस सुनो, बताना क्या बोलते हो यार, देखी जाती है ना? यस। तो रिश्ते की बात हो रही थी, है ना, तो बोले कि ये इसकी ये चीजें प्रॉपर्टीज है, ये चीजें। तो एक इंसान की प्रॉपर्टी, जब रिश्ते की बात हो रही थी कि इंसान की प्रॉपर्टी इतनी सारी चीजें निकल कर आई, क्या बोलते हो यार, है ना। दूसरी बात है, जब दूसरे का देखा तो इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ निकल कर आई। तो चार्ज का कहने का मतलब है ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चार्ज कहलाएगी। समझते हो क्या? क्लियर ना? ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जितनी सारी प्रॉपर्टी है, समझना जरा, चार्ज पूरे आने वाले फिजिक्स में तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा, हर एक चैप्टर में चार्ज का काम आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो आते ही आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी आएंगे, क्लियर। तो चार्ज के बारे में बोला गया, तो चार्ज बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो चार्ज कहला रहे हैं। ये सुनो, या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कितना चार्ज हो सकता है हमें नहीं पता, मतलब एक्चुअल की जो बातें बोलेंगे यही कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने उसके प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, वो एक्चुअली में उसका क्या कहलाता है, बोलो यार, चार्ज कहलाता है। ये सुनो, नॉर्मल सी बात थी, लिखना नहीं था उसको, है ना? जो कंटेंट है वो लिखेंगे, फालतू चीजें नहीं लिखेंगे, समझने की बात है। तो मैंने बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साथ साथ लिख रहे चलो मेरे भाई, ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज अ चार्ज। क्या बातें समझते हो नहीं समझते भाई, हैं? बताइए जल्दी फास्ट, क्लियर। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी मानते हैं, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी, यस ना, इसको हम लोग मानते हैं कि हमारा ये स्केलर क्वांटिटी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो बता सकता है कि मेरे ऊपर इतना चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सुनो, ये नहीं बताएगा कि मेरे पास क्या चीजें हैं, डायरेक्शन कहां से लेकर कहां तक जा रही है, सुनो। तो मैंने बोला कि हमारे पास ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसा है मेरा भाई, स्केलर क्वांटिटी है, विच डू नॉट हैव डायरेक्शन, यस यस, डू नॉट हैव डायरेक्शन, इसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। क्या बोलते हो यार, समझते हो नहीं, क्लियर, बराबर, गुड। चलो अगला पॉइंट, और क्या क्या बोल सकते हैं, चार्ज के एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट क्या है, या सुनो बताइए, किसी को याद है? एसआई यूनिट चार्ज का हम लोग कूलम के बराबर लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो मैं बोल दूंगा कि ये चीजें याद करो तो ये चीजें याद कर लेना, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे, कूलम के बराबर, ये सुनो, ये हमारा कूलम होते हैं, जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। चार्ज की यूनिट कूलम होते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज की यूनिट कूलम मानते हैं, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है मेरा भाई, बताओ, बताइए। हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव्ड माने जाते हैं, चार्ज को ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होते हैं, जब हम लोग क्वांटिटी पढ़ेंगे दैट इज वेक्टर, तो वहां तुम्हें समझाऊंगा, क्लियर, यूनिट मेजरमेंट वहां भी समझाऊंगा, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ड्राइव होते हैं, मैंने लिख दिया, चलो ठीक है भाई, क्लियर, ठीक है, समझना जरा। 1 कूलम की वैल्यू तुमसे पूछ लिया है। अच्छा सीजीएस यूनिट बता दो पहले, सीजीएस यूनिट किसे बोलेंगे, चार्ज के सीजीएस यूनिट क्या होंगे, हमारे पास ऐसा यूनिट होंगे कूलम, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बताइए। ईएसयू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर, ईएसयू, ईएसयू का क्या मतलब होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यस और नो, स्टैटिक यूनिट, ये हमने बोल दिया मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम, बताइए जल्दी फास्ट। नहीं, तुमसे कुछ वैल्यू पूछे जाएंगे, 1 कूलम की वैल्यू, कूलम भी क्या है मेरे भाई, कूलम हमने बोला कि चार्ज का यूनिट है, क्या है, चार्ज का यूनिट है, चार्ज का यूनिट हमारा क्या कहला रहा है, कूलम करा रहे हैं, और 1 कूलम की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, 3 इंटू 10 की पावर 9, ये शुक्र, नॉर्मल सी बात है यार, ये सुनो, 3 इंटू 10 टू द पावर
9 लिखो जल्दी फास्ट लिखो, ESU के बराबर, ये सुनो ESU, जल्दी फास्ट लिखो बराबर। या मैं 1 कूलम को ये भी बोल सकता हूँ, 1 कूलम की वैल्यू हमारे पास निकल कर आया कितना 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, या यही 1 कूलम की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन के बराबर भी। व्हाट इज फ्रैंकलिन, अभी समझते हैं। फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज माना जाता है, क्या माना जाता है मेरे भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो है मेरे भाई वो क्या निकल कर आते हैं, फ्रैंकलिन के बराबर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, फ्रैंकलिन। साथ साथ बोलना थोड़ा धीरे धीरे, अपने मन में रिवाइज कर, यहीं पे याद कर लेना जो जो चीजें याद रट्टा मारने वाला है, घर पे जाके इसके पीछे टाइम नहीं बर्बाद करना है कि हाँ इसके पीछे जाके बहुत ज्यादा रट्टा मारे, नहीं। क्या ये चीजें समझ में आया तेरे को, बता जल्दी लिख, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। इसको मैं कुछ और टर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 कूलम की वैल्यू, सुन इधर सुन, 1 कूलम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/10 EMU के बराबर, EMU के बराबर। व्हाट इज EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ए समझा क्या, EMU को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर, ये सुनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर भी लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक यूनिट के बराबर भी लिख सकता हूँ, ये सुनो बता, समझ में आ रहा है तेरे को, हाँ जल्दी छाप फास्ट, जल्दी जल्दी। कुछ पॉइंट्स डायमेंशन की बात करूंगा, मान ले कि तेरे को मैं पूछा कि डायमेंशन ऑफ चार्ज बताओ, डायमेंशन ऑफ चार्ज कैसा हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के बारे में पूछ रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ चार्ज मैं पूरा कंप्लीट जो जानकारी मैं तुमसे सिर्फ चार्ज के बारे में पूछा हूँ। डायमेंशन की बात करेंगे, क्यों आई थी, वो तुम बोलते नहीं उसको, जाने वाले क्यों आए थे, स्वयं तो रिलेट कर रहा हूँ, अरे बोल हाँ कर रहा हूँ, बात खत्म है ना। जब जब जाना ही था तो मेरे पास क्यों आई थी, है कि नहीं, याद रखना क्या, यूनिट ऑफ, बोलना डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्यों आई थी, ये सुनो, या इसी को क्यू इज इक्वल टू आई टी के बराबर बोलना। चलो जल्दी फास्ट छापो, छाप लीजिए फास्ट, क्लियर। कुछ पॉइंट वैल्यू तुम्हें याद रखना है, क्या पॉइंट वैल्यू याद रखना, सुनना जरा, मैं कुछ पॉइंट वैल्यू तुम्हें लिख रहा हूँ जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। मैंने कहीं पे लिखा, ठीक है, हमने बोला कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो क्या था हमारे पास, फ्रैंकलिन, और लार्जेस्ट चार्ज नहीं बताया, मैं लिख देता हूँ फैराडे के बराबर, ये सुनो, है ना, यस, लार्जेस्ट चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज फैराडे, फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96400 कूलम्ब या 96500 कूलम्ब, जो चीजें लिखा होगा वो चीजें मान लेना, क्लियर, दोनों सेम बातें होंगी, जल्दी फास्ट, क्या बातें समझ में आया तेरे को, इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है, लिखो, कुछ बोल रहे हो क्या तुम, कुछ कंफ्यूजन में हो तो बोल, लिखा हुआ है, कौन टीचर पढ़ाया तुम्हें, देख तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। अच्छा एक चीज और, नोट्स प्रॉपर सुंदर बनाने हैं, स्पेशली मेरे क्लास के, मेरे क्लास आपके पास भले बहुत अच्छे नोट्स बने होंगे पहले से, उससे मैटर नहीं है, आप मेरे क्लास के नोट्स बनाएंगे, क्लियर। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नोटबुक में लिखा होगा, जैसे 2 लेक्चर खत्म होंगे, तीसरे लेक्चर आप बोलोगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा हम कुछ और दुनिया में पढ़ रहे हैं, ये सुनो, इसलिए तुम्हें नोट्स मेरे बनाने हैं, नोट्स बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, नोट्स के बाहर, नोट्स के अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे उसको रिवाइज करना, पढ़ना, क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नोट्स काफी अच्छे तरीके से बनाने हैं, जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो चीजें एक एक पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो एक एक पॉइंट उतारना है, बरोबर ना, क्लियर, बढ़ाऊं आगे, यस, चलो हटा दू, ये समझ में आया क्या, हाँ इंशाल्लाह समझ में आया, तुम क्या बात कर रहे हो, समझाओ बताओ, बोलो बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ तुम्हें, हाँ अरे यार 96400 कॉलम 96500 कॉलम, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो मैं 5 बोलता हूँ, केमिस्ट्री में 4 मानते हैं, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू है, इन क्वेश्चन तुम्हें ऑब्वियस बातें दिए जाएंगे, समझे, ज्यादा इसमें इश्यू थोड़ी है। चले आगे बढ़े, समझना जरा, क्लियर, सुनना जरा अच्छे तरीके से, मैंने तुमसे दूसरे टॉपिक हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करो। मैंने पढ़ा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट,
मास के बारे में, मास जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहे होंगे, जिसकी वैल्यू gm/m2 बाई आर के स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अगला इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड हो रहे होंगे, जिसकी वैल्यू हमने माना था जिसके में हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज कल आ रहा है। सुनो, फिर आगे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज के बारे में सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ा कि हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये सुनो, ये चार्ज क्या है एक्चुअली में, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहलाती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या मानी जाती है, कूलम मानी जाती है। सीजीएस यूनिट क्या माने जाते हैं भाई, ईएसयू माने जाते हैं। और हमारे पास 1 कूलम की वैल्यू 3 × 10 की पावर 9 ईएसयू के बराबर होते हैं। और 9 ईएसयू जो हमारे पास बराबर होते हैं 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन के बराबर। यस और नो। फिर हमने आगे की तरफ पढ़ा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज फैराडे। फैराडे की वैल्यू 96400 कूलम या 96500 कूलम के बराबर माने जाते हैं। क्या बात है, समझ में आ रहा है? इतनी चीजें पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। यस, चीजें क्लियर, खत्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तुम्हें क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ये सुनो, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितने माने जाते हैं बताइए। ये सुनो, -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम के बराबर। ये सुनो, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम के बराबर। ये सुनो, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन पे एक्चुअली चार्ज नहीं होते, है ना, 0 के बराबर मान लेते हैं। क्लियर। ऐसा हुआ होगा कि जो हमारे पास पार्टिकल थे ना, एक सब्सटेंस है, तुमसे पूछा जाएगा कि एटम्स क्या होते हैं, तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। ये सुनो, किसी सब्सटेंस को लिया जाए, मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा एक सब्सटेंस है, इसके सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएंगी, एटम कहलाएंगे। ये सुनो, जब एटम को फर्दर डिवाइड किया गया 3 सब यूनिट पार्टिकल में टूटे थे, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज माना गया था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज माने गए थे। ये सुनो, यस, क्लियर, ठीक है, इतनी चीजें। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू कितना, 1.6 × 10 की -19 को लाओ। ये सुनो, तो 10 पे कितना, 10 इंटू इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, दैट इज 10 ई के बराबर। ये सुनो, या इसी को 10 इंटू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम के बराबर। ये सुनो, लिखा जा सकता है। अगला करके बताइए, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल दैट इज 0 के बराबर। ये सुनो, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बताइए फास्टली। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन। ये सुनो, मैंने बोला कैसा कि 1 2 बात बराबर। चलिए जल्दी फास्ट छाप लीजिए, फास्ट जल्दी छाप लो। अरे 1 प्रोटॉन होते 1 न्यूट्रॉन होते हैं, वही तो इसका कहलाता है। ये सुनो, नहीं समझ में आ रहा तो भाई, न्यूट्रॉन के अंदर 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्लियर, प्लस 1 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये सुनो, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलाकर न्यूट्रॉन के बराबर माने जाते हैं। छाप लीजिए जल्दी। तो नॉर्मली न्यूट्रॉन किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, सॉरी प्रोटॉन किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। यस और नो, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसी Q इक्वल टू माइनस प्लस, कोई मतलब नहीं है हमें, क्या मतलब माइनस या प्लस, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास न्यूट्रॉन पे चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन का चार्ज का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम को हमने बोला कि हमारे पास 1 का 2 का वैल्यू जो है वो हमने उसको न्यूट्रॉन के नाम से बोला। तो जितने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जितनी प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिला करके न्यूट्रॉन बोला गया। यस नो, तो जितना प्रोटॉन वही हमारा इलेक्ट्रॉन। यस नो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर, बात खत्म। जल्दी जल्दी फास्ट छापिए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहां तक चीजें समझ में आना चाहिए। आ रहा है? यस यस, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, समझना जरा आगे की क्लास में। अगला, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, हीलियम को। ये सुनो, अरे ये सुनो, हीलियम को अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं, हीलियम। ये सुनो, 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर। ये सुनो, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एटॉमिक नंबर हमारे पास एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये सुनो, तो चार्ज हमारे पास अल्फा पार्टिकल पर देंगे। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 2 इंटू ई के बराबर। ये सुनो, 2 का 2, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 के बराबर। 3 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 6 3 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर आंसर। क्लियर, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। क्लियर, 40 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आने वाले अभी चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अभी तो आप चीजों को क्या क्या करना है, ठीक है।
है ना। ऐसा नहीं है कि ससुराल आए हो दामाद जी की तरफ सेवा करके भेजा दिया जाएगा, नहीं, करना है, क्वेश्चंस करने हैं, 30-40 सेकेंड के अंदर में करने हैं तो करने हैं। क्लियर? यस, ताकि 10 सेकेंड आपका उम्र फिल्म में टाइम चला जाए। समझ रहे हो ना? क्या कोई प्रॉब्लम है? जल्दी आगे बढ़े क्या, बताइए। यस, 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बताइए कितना आ जाएंगे भास्ली? पॉसिबल नहीं है। यस और नो? इलेक्ट्रॉन कम से कम भी होगा तो ई के बराबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कभी भी चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते आप। या तो अच्छा सुन, तुम जाता है मार्केट वार्केट, ठीक है, तो तू तू बोलता है क्या कि हाँ आधा केला दे दो, है ना, आधा अंडा दे दो, नहीं ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, आधा कभी भी ट्रांसफर नहीं होने का, जाएंगे तो पूरा ट्रांसफर होंगे या तो अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। यस और नो? क्लियर? आगे बढ़े, समझना जरा आगे की क्लास में। अगला लिख लिया होगा तुम्हें। अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार जल्दी से फास्ट फास्ट, जहां तक पढ़ा एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी फास्ट, जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी चले करे। अब समझना जरा, चार्जिंग ऑन बॉडी, सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस की बात की जाएंगे। पहले से न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन को डाला गया। क्लियर? 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन के बारे में मैंने पहला सेल बनाया, दूसरा सेल बनाया। क्लियर? इस सेल में हमने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हमने माना है। क्लियर? पहला केसेस में क्या हुआ कि रिमूव्ड 1 प्रोटॉन, क्या हम लोग एक प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस और नो? नहीं, कभी भी ट्रांसफर हमारे पास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको हमने बोला कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? इस चैप्टर में पूरे का पूरा जो खेला है, जो झोल है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, खेला ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही बात है ना, चार्ज में जो हम पढ़ते हैं, चार्ज में इस पूरे चैप्टर में, तो किसकी खेल है? इलेक्ट्रॉन का खेल है। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कैसा होगा? जितना हो जाए, कम से कम ई होंगे, ज्यादा ज्यादा पता नहीं कितना होगा, है ना, लेकिन कभी भी हाफ या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बराबर मानते हो? हाफ में, हाफ वगैरह तो नहीं मानते ना, हाफ वगैरह तो हो जाएगा, फ्रैक्शन में जा सकता है, फ्रैक्शन में हम लोग चीजों को मिला लेंगे, लेकिन हाफ नहीं जा सकता। ऐसा क्या बात है, समझ में आ रहा है? यस। अब हमने यहाँ से किया कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर किया। मैं सबसे पहले समझना जरा इसमें, अगर मैं नॉर्मल सी बात कर, ये हमारा न्यूट्रल एटम है, कैसा है? न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में हमारे पास नॉर्मली जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन रहनी चाहिए, ऐसा ना। तो मैंने बोला कि हमारे पास जो पहले से चार्ज था वो कितना था न्यूक्लियस के अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। ये सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले से थे। क्या बात मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? 4 इलेक्ट्रॉन और स्फीयर पे डाला गया, तो मैंने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन मिलाकर कैसा? 0 के बराबर। तो ये हमने बोला कि नंबर ऑफ जो चार्ज है वो हमारे पास कैसा है? 0 है, डेट इज न्यूट्रल एटम। एक स्फीयर है कुछ ऐसा, इस पे पहले इसके न्यूक्लियस, इसके ऊपर चार्ज 4 पहले से, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया गया, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? अरे न्यूक्लियस में चार्ज है 4 के बराबर, इसके सेल पे भी चार्ज है, यस नो, मिलाकर कैसे? खत्म ना, बिल्कुल यस। तो मैंने बोला कि तुम नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ किसके बराबर माने जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के, तब तक न्यूट्रल है, यस नो। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने ये माना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, समझ में आ रही? यस। जल्दी इसको छापिए, इस वाले फाइल को जल्दी, फास्ट, जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी। क्लियर? बढ़े आगे? यस। अब समझना जरा, मैंने बोला कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गिवन कर रहे हैं एटम को, एक्स्ट्रा गिवन टू एटम, गिवन टू एटम, एटम के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आए वो कैसा निकल कर आएंगे, जल्दी बताइए। पहले से कितने थे? पहले से ऑब्जेक्ट पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये सुनो, 2 और दिए गए,
मिलाकर कैसे समझो, अच्छे तरीके से समझो, कोशिश करो। कैसे समझना है, दिए गए हैं यहाँ से इस एटम पे दिए गए हैं, दो बचा, कैसे हमारे पास टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, और क्या गया 2 इलेक्ट्रॉन, मिलाकर कैसे, बस छाप लो। तो डेफिशिएंसी एक्सेसनेस, डेफिशिएंसी एक्सेसनेस फिजिक्स के लैंग्वेज में चार्ज का डिफिशियंसी हो रहा है या एक्सेसनेस हो रहा है, डिफिशियंसी हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल किसी से कर्ज लिया नहीं है, निकाला है, यस नो, निकाला गया है, मानते हो कि नहीं, अरे मानते हो ना, यस। तो हमने बोला डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे जो क्वेश्चन है कंफ्यूजन अभी थोड़ी देर बाद दूर करूंगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना जरा, 1 मिनट, चलो ये छाप लिया होगा, अब समझते जरा, अब यहाँ पे तुम्हारे कंफ्यूजन दूर होंगे। सुनो अच्छे तरीके से, हमारे पास एक एटम है इस तरीके से, क्लियर, इसके पास हमारे पास 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन पहले से न्यूक्लियस में, 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है, कोई भी चार्ज हमारे पास ना पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, न्यूट्रल चार्ज है। इस स्फीयर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गिवन टू एटम, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गिवन किया गया। तो तुम बोलोगे भाई अगर ये गिवन है तो ये रिमूव्ड हुआ होगा, ये सुनो, तब तो हमने बोला कि हमारे पास ये डिफिशियंसी आ रहा है। अगर गिवन किया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज पहले से था, 2 और 2 6 हो जाएंगे, ये सुनो, मानते हो नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे गिवन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कि निकाला गया होगा। निकालना गिवन दोनों में फर्क है, रिमूव का मतलब ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 50 चार्ज है, यहाँ से 2 चार्ज निकाल दिया, रिमूव कर दिया गया। गिवन का मतलब ये होगा कि 2 चार्ज एक्स्ट्रा दिया गया है, ये सुनो, अरे बोलना तो इसी को तो मैं काट कर रहा हूँ, इसी को तो कट कर रहा हूँ, समझना, वही तो समझा रहा हूँ तुझे, समझा कि नहीं समझा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर गिवन है तो किसी ऑब्जेक्ट पे दिए जाएंगे, अगर दिए जाएंगे तो क्या लेने वाला कर्ज में कहलाएगा, यस नो, माइनस ओवरऑल चार्ज आएंगे, लेकिन जो देंगे वो पॉजिटिव माने जाएंगे, यस नो। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, मैंने यहाँ पे इसको काट रहा हूँ, रिमूव किए गए, तब मानेंगे कैसा कि 2 इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास 4 पहले से था, 2 निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, ये केसेज है। अगर सेम केसेज को हम लोग यहाँ पे बोले कि हमने बोला कि हमारे पास एक्चुअली में 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन दिए गए, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिवन टू एटम, अब 2 एक्स्ट्रा दिए गए, तो सपोज जब समझना जरा, ये पहले से 4 थे, ये सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे और दिए गए, तो ओवरऑल चार्ज अब कितने हो जाएंगे, 6 के बराबर, ये सुनो, लेकिन ऑब्जेक्ट पे माइनस का साइन आएंगे क्योंकि कर्ज लिया है, ये सुनो, चलिए जल्दी छापिए फास्ट, जल्दी जल्दी, क्या जल्दी फास्ट बताइए, अब जो कि सबके सब गलत हो, यस, नींद में हो, हाँ हाँ भाई, क्लास को कपिल शर्मा का शो मत समझना भाई, है ना, क्लास में कंसंट्रेट होकर के बैठना है, ऐसे डिसिप्लिन में बैठना है जैसे तुम एक डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में बैठते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि तुम आ रहे हो क्लास में खाना खा रहे हो पी रहे हो जा रहे हो, अगर क्लास में इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही, या तो तुम्हारे अंदर गलती है तो हमारे अंदर गलती है। अगर 5-10 लोग हैं, 5-10 में से 5-10 को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे अंदर गलती होगी, अगर सिर्फ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम बाहर जा सकते हो, आराम से मुंह हाथ धो के आ सकते हो, क्लियर। क्लास का कुछ रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशन नहीं है, बस ढंग से बैठना है, ऐसा नहीं है कि तुम आ रहे हो खा रहे हो पी रहे हो सो रहे हो, ऐसा करके नहीं होता तैयारी, है ना, एक ड्रॉप ले रहे हो दूसरे ड्रॉप पे पहुंच जाओगे, क्लियर, वो जिम्मेदारी मेरी होगी, फिर अगले साल मैं ऐसे लेक्चर देता नजर आऊंगा, तो जितना बता रहा हूँ समझ जाओ, समझे। क्लास को कोई भी कपिल शर्मा का शो मत समझना, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हो रही यहाँ पे, क्लियर, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्लियर, जितनी चीजें कराई जा रही है उसको कंसंट्रेट होकर के सुनना है। अभी मान लिया जाए कि छोटी छोटी चीजें चल रही है जिसमें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा इजी है, समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है, लेकिन आने वाले क्लासेस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के होंगे या तो नीट के होंगे, जेडब्ल्यू के क्वेश्चन होंगे, एडवांस के क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में कराए जाएंगे, क्लियर। तो अभी से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर होना करना बहुत ज्यादा नीड है, नहीं तो एक से दूसरे ड्रॉप पे पहुंच जाओगे को पता नहीं चलेगा, समझे, समझ रहे हो ना, यही 4 साल से यही देख रहा हूँ, एक साल भी पढ़ाया जिसको दूसरे साल भी पढ़ाया है बहुत अच्छे से, अगले साल भी यही होप देता हूँ कि बहुत मेहनत कर, अगले साल भी देता हूँ,
समझे? तो मैं तो यहीं रहूंगा, तुम्हारा तुम यहाँ से चले जाना, क्लियर? अब वो देख रहा है, सो रहा है वहां पे, यहाँ देख, क्लियर ना? समझ गए? अब समझना जरा। अब तुम्हें यहाँ पे मैंने पढ़ाया सारे के सारे, तुमने गलत आंसर दिए। क्यों दिया भाई गलत आंसर? मैंने पहले भी तो पढ़ा है, तुम तो ड्रॉपर हो, तो आंसर मेरी गलती क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अब समझा रहे, बोला कि हाँ गलत भी समझा रहे, हाँ ठीक है भाई, तो क्या फायदा तुम्हारे ड्रॉपर में होने का? इससे तो मैं 12th वालों को गलती ना करके सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाता है। तो कंसंट्रेट होकर सुनना, इजी है इसका मतलब थोड़ी कि छोड़ देगा तू, अलग ही तुम्हारे लोग का ख्वाब है। अच्छे तरीके से समझना, एक एटम थे, उससे 4 इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया जाए जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, क्लियर? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये सुनो, यस। तो ओवरऑल इस पे चार्ज पहले से थे, ये सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन और दिए गए, ये सुनो, ये बातें होंगी ना। अब तुम बोलोगे कि एक्चुअली आंसर कितने निकल कर आएंगे? चार्ज पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये सुनो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और दिया जा रहा है, कैसा? 2 इलेक्ट्रॉन और दिया जा रहा है, मिलाकर कैसा? 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये सुनो। क्या ये तुम्हारा आंसर है? गलत है भाई, गलत है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितने रहे? पहले 4 थे ना, आफ्टर देने के बाद कितने? 6, ये सुनो, तो 4 - 6 हो जाएंगे ना। कंडीशन क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? चार्ज पहले कितने थे? 4, 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया, मिलाकर कितने? 6। अब ऑब्जेक्ट पे कितने चार्ज है? 6 है, ये सुनो। तो तुम इधर देख, तुम बोलोगे कि भाई ऐसा हुआ होगा, तुम बोलोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बच गया। कैसे भाई? ऐसा थोड़ी बनता है। इस मास के मास m1 बोला मैंने कि मास m0 के बराबर है, m1 के बराबर मान लिया जाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसके सेंटर में है ही ना, होता तुम तो मानते ना कि हाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दी जा रही है। 4 इलेक्ट्रॉन पहले से सेंटर में, पहले से 4 इलेक्ट्रॉन सेंटर में, क्लियर? यस और नो? और आफ्टर गिवन द इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉन, हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर माना गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप ओवरऑल चार्ज कैसे हो जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, यस और नो? तो इसने कर्ज लिया है, इस वजह से माइनस का साइन लग रहा है, डेट इज कैसा? एक्सेसनेस या डेफिशिएंसी? एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है कर्ज लेना। अगर तुम किसी से कर्ज ले रहे हो, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्सेसनेस बोलेंगे, कि चीजों की कमी थी, किसी से लिया तो कर्ज में कहलाया, ये सुनो। तो इसका मैं लैंग्वेज का नाम रखूंगा एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सुनो। इसको एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से बोला जाएगा। मानते नहीं मानते मेरे भाई, बताओ? यस। तो तुम बोलोगे कि भाई ऐसा होगा कि पहले दूसरा वाला जो मास होंगे पहले वाले मास से बड़े या छोटे? बताइए, बताइए, बताइए। एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बोल देंगे, नॉर्मल सी बात, समझ में आ रहा है? एक नॉर्मल सा एटम था, न्यूट्रल चार्ज था, न्यूट्रल पे भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन की बात मानी गई थी, क्लियर? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया गया, तो ओवरऑल चार्ज कितने हो गए हमें नहीं पता कितना हो गया, लेकिन पहले से चार्ज इलेक्ट्रॉन था, ये सुनो। बाद में ओवरऑल चार्ज 6 हो गए थे, ये सुनो, तो 4 - 6 मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मत कर देना, चार्ज थे 2 दिए गए 6 हो गए, वैसे मत करना, समझे? समझ रहे हो? चार्ज के एग्जिस्टेंस पहले कुछ है तो उसको रखना, अगर नॉर्मल ना हो तब तुम बोलना कि एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, क्लियर? तो मैंने बोला एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट इज नेगेटिव चार्ज, ये हमारा कैसा हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज माने जाएंगे, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, क्लियर? यस और नो? बताइए फास्टली, बताइए, क्लियर? समझ में आया? जल्दी फास्ट, छापो 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 छापो, छापो। है ना? तो थोड़ा सा चीजों को सीरियस ले। देखो, तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारे बिन रह सकता हूँ, है ना? तुम जब जाते हो, तुम्हारा जब रिलेशन हो, नया नया रिलेशन हो, 2 दिन वाला मोहब्बत हो, है ना? हाँ भाई, हकीकत बात है, मुस्कुरा रहा है खालिद। मान लेते हैं कि जब नए नए रिलेशन होते हैं, तो रिलेशन के अंदर में चाहे हम हमारे रिलेशन माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, या हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, है ना? ऐसे सब सारे तरीके के रिलेशन है ना? तो होता यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना लोग, लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है? तो चार्ज कहता है, चार्ज कहता है मास को कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मास कहता है मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। दोनों ब्रेकअप के तागाद पे हैं,
ब्रेकअप होने वाला है, दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। तो लैंग्वेज में कहता ये है, क्या कहता है कि चार्ज जो कहता है कि चार्ज, क्या चार्ज बिना मास के रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको चार्ज को रहने के लिए एक किसी न किसी मास की नीड होंगी, तब मानेंगे कोई एग्जिस्ट कर रहा है। ये सुनो, तो चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये सुनो, विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, पहला केस। दूसरा पॉइंट समझना, मास एग्जिस्ट कर सकता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। समझते हो कि नहीं समझते हो? बेवफा निकला है ना, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक रह गया है ना, समझ रहे हो ना? यस, तू तो बहुत रिलेट कर रहा है चीज। जल्दी फास्ट छापिए, जल्दी। कितना टाइम हो गया, कोई टाइम बता सकते हैं? चलो अभी टाइम है, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी फास्ट समझिए, क्लियर क्लियर समझ में आ रही है? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना जरा आगे की तरफ। आप सुनना जरा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने तरीके के चार्ज हो जाएंगे हमारे पास? दो तरीके के चार्ज माने जाते हैं। ये सुनो, एक का नाम होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का नाम होगा नेगेटिव चार्ज। ये सुनो, पॉजिटिव, दूसरे का नाम नेगेटिव। ये सुनो, नेगेटिव। क्या कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? नहीं। पॉजिटिव को इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्या बात है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझना जरा, सेम नेचर ऑफ चार्ज, जो चार्ज है हमारे पास, वो हमारे पास क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये सुनो, रिपेल। और अपोजिट नेचर ऑफ जो चार्ज हमारे पास क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट। क्लियर? चलिए यहां तक लिखिए और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जल्दी फास्ट। नोट्स बनाना है लाला, क्लास में अंदर नोट्स बनाने हैं। तुम्हें आज की क्लास इजी लग रही होगी, है ना, लेकिन कल से क्लास जो चलेंगे तो तुम्हारा बहुत डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मेजरली जो है ये चीज़ें सब सेम ही पढ़ाते हैं। क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट सेम पढ़ाते हैं? सबके समझाने का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चंस कराने का तरीका अलग अलग है। क्लियर? समझ रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी इररेलीवेंट चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी नॉलेज दिखाने के लिए इररेलीवेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा, नहीं। वही चीज़ें पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे बोर्ड्स में, जो तुम्हारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो 12th की बातें हैं, है ना, जो तुम्हारे बोर्ड्स की बातें होंगी या तुम्हारे एग्जाम्स की बातें होंगी, जितना कराऊंगा उतने से बाहर तुम्हारे नीट और जेई में नहीं पूछे जाएंगे, इतना नहीं है। ठीक है, समझ गए? हाउ टू हैक एग्जाम, मैंने, ऐसा होता है, सुन, कहने की बातें नहीं है ना, मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर हूँ, JEE, नीट, आइजर, सारे एग्जाम्स क्रैक्ड हो। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ क्रैक्ट का मतलब रैंकर के साथ हूँ, समझे? तो मुझे मत सिखाना, मुझे मत बताना कैसे कराया जाए, कैसे नहीं जाए। मुझे अपने फील्ड पे इतना विश्वास है, मैंने इतने मेहनत किए हैं, 4 साल 5 साल 7 साल इतने मेहनत किए गए हैं, मैंने इतने अपने टाइम दिए हैं, मैं जानता हूँ कि कैसे चीज़ों कराने, कौन कौन से आएंगे, कौन क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्लियर? समझ रहे हो ना? यस। तो फील्ड में कैसे गेम खेलना है वो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर गेम का तुम्हें रूल्स बता रहा हो तो रूल्स में ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लियर? तब जाके गेम जीत पाओगे, अदरवाइज इस साल यहाँ दिख रहे हो, अगले साल फिर दूसरे क्लासरूम में दिखेंगे। ठीक है, तो गलती मत करना। 12th में ज्यादातर रिजल्ट आते हैं, फ्रेशर ज्यादा रिजल्ट देते हैं और एक ड्रॉप वाले ज्यादा आते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो 12th के साथ है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, या तो जो फर्स्ट ड्रॉप करते हैं वो रिजल्ट देते हैं। समझे? तो अपने जो ईगो है, अपने जो इगोरेंस है, वो सबको खत्म करके यहाँ पे बैठना। क्लास में किसी की इज्जत नहीं है। क्लियर? सिवाय मेरे। यस। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम्हें बुरा नहीं मानना है। क्लियर? बोलने का लहजा अलग हो सकता है, बुरा नहीं मानना है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि बाबू सोना, बाबू ये सब करके पढ़ाऊंगा, नहीं, वो सब चीजें मुझसे नहीं होने का है। मैं तुझसे जैसे अभी बोल रहा हूँ वैसे बोलूंगा, कुछ उल्टा भी बोलूंगा तो तुझे मानना है। क्लियर? एंड टू एंड तुझे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर होने चाहिए। ये चीजें तुम्हारा बेस है, ये बेस चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज इसके बाद जो पर्सनल है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक बात है, एकेडमिक इसमें बनना करना है, नॉन एकेडमिक बात है ऑफिस में आकर खोपचे में बात करेंगे। क्लियर? जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारे गाइडेंस है, कुछ चीजें हो गई, कुछ डिस्ट्रक्शन हो गए, तो इन चीजों से समझ कर रहना, इन चीजों से दूर रहना। क्लियर? बरोबर ना? चलो जल्दी छापो, फास्ट, जल्दी। नो ड्रॉप बरो, फर्स्ट समझाएंगे, अभी कहानी तुम्हें समझाएंगे, पहले यहाँ पे कर लो थोड़ा सा, समझाएंगे कहानी। क्लियर? समझना जरा, समझना जरा। अब हमारे पास जो अगला है, जो हमारे पास चार्ज है, नॉर्मल सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉलो करता है।
नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज है, किसी और के पास दो चार्ज है, मिला लो, एक साथ हो जाए, है ना। तो सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मेशन को हमारे पास फॉलो करता है, मानते हो ना? यस। चार्ज फॉलो, अगला पॉइंट लिखिए, चार्ज फॉलो सिंपल, क्या मानते हैं भाई? एल्जेब्रिक। यस, चलिए जल्दी बात। कैसे अलजेब्रिक? क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को फॉलो करता है, यस और नो? एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को फॉलो हमारा करता है। क्लियर? क्या बात है, समझ में आ रही है? सुनना जरा। सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्ज -2 कूलम के बराबर है, +5 कूलम के बराबर है, +8 कूलम के बराबर है, यस और नो? ये 5 है। क्लियर? अब मैं तुमसे पूछूंगा कि एक बात बता, एक्चुअली में इस पे चार्ज ओवरऑल कितने हो गए बताओ? q नेट किसके बराबर? तो तुम बताओगे 8 5 कितना 13, 13 में से 2 घटा दो 11, 11 कूलम चार्ज हमारे पास बचे, बस 9। ये हमारे पास सिंपल जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। क्लियर? बराबर? जल्दी छापिए, फास्ट, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी फास्ट। क्लियर? छापिए छापिए, 1 घंटा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, समझना जरा कुछ पॉइंट और। चार्ज इनवेरिएंट माने जाते हैं। चार्ज, आज सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें, नहीं, सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कल से मेथड ऑफ चार्जिंग वगैरह और अगर मटेरियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज जो होंगे हमारे पास इनवेरिएंट माना जाता है, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट विद रोटेशन, रोटेशन के साथ इनवेरिएंट माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई समझा सकते हैं? चार्ज इनवेरिएंट विद रोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, बताइए। यस, नहीं। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे +2 कूलम का चार्ज है। क्लियर? बाद में इसको हम लोग रोटेट करके कुछ ऐसा कर दिए, बाद में कुछ रोटेट करके ऐसा कर दिए, बाद में कुछ रोटेट करके कुछ ऐसा कर दिए, तो ओवरऑल चार्ज जो पहले 2 कूलम था 2 कूलम ही रहेंगे, चेंजेस नहीं आएंगे। इसको इनवेरिएंट विद द रोटेशन बोला जाता है। दूसरा लैंग्वेज है तुम्हारे पास इनवेरिएंट विद द, इनवेरिएंट विद ट्रांसलेशन, विद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको हम लोग क्या मानते हैं? इनवेरिएंट मानते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? यस, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, कैसा है? 2 कूलम का चार्ज है, रेस्ट में, यस नो? ये कैसा है? u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी 0 के बराबर है। बाद में इसको मूविंग में ले आए, किस में ले आए? मूविंग में ले आए, मूविंग में, यस नो? मूविंग में, फिर भी इस पे 2 कूलम का ही चार्ज रहेगा, चेंज नहीं होने का। ये तुम्हारे पास ट्रांसलेशन और इनवेरिएंट ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। बात बराबर? जल्दी फास्ट छापिए, जल्दी फास्टली बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम? एक और बताइए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टॉपिक लास्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में, और फिर हम लोग अपना आज का क्लास यहीं तक का खत्म करेंगे। कौन सा? ये वाला इनवेरिएंट विद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लिखा गया है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है, ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि पहले एक ऑब्जेक्ट मान लो कि रेस्ट में, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो रेस्ट में जो चार्ज थे मान लो 10 कूलम का, तो वही मोशन में भी 10 कूलम का रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे, बस वही कहने का मतलब। क्लियर? एक पॉइंट और है, स्पेसिफिक चार्ज, हेडिंग डाल दीजिए, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा इसमें। स्पेसिफिक चार्ज ये होता है कि तुम्हारे पास जो चार्ज है वो मास के रेशियो में कितने आ रहे हैं, वही तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। कोई स्पेशल, स्पेशल चार्ज के बारे में समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट मास, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। छाप लो जल्द फास्ट, इतना ही तक, जल्दी जल्दी छापिए। यस, तो ओवरऑल हमने आज चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में काफी अच्छे तरीके, जो जो चीजें हमें जरूरत है। आज की क्लास बहुत बेसिक रही है ना? जो क्लास 10th में पढ़े होंगे उनको भी समझ में आया होगा कि क्लास 10th में जो चीजें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले चार्ज के बारे में पढ़ाया जाता है, ये सुनो। तो हमने बेसिक बेसिक चीजें के बारे में पढ़ा। आई होप तुम्हें आगे आने वाले क्लासेस के अंदर जितने सारे रूल्स है वो तुम्हें फॉलो होनी चाहिए, चीजों को समझनी चाहिए, और जितने तरीके के काम कराए जाएंगे क्लास के अंदर वो तुम्हें करने हैं। क्लियर? तब जाकर तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। ओवरऑल ऐसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन फालतू का मत रख लेना कि तुम बैठ करके सो करके, है ना, तुम रिजल्ट निकाल लोगे, नहीं, फालतू है, तुम उल्टा चल रहे हो, लाइफ में कभी नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। एक ही आदत होगी, जो मेहनत करेगा, और मेहनत भी ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल हार्ड वर्क करे ना, थोड़े से स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, ये सुनो, स्मार्ट वर्क जरूरी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है।
सिलेक्शन कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे, एग्जाम को कैसे जीतना है, वो तुम्हारा भाई सिखाएगा। तुम्हारा काम ये है कि अच्छे तरीके से जो काम दिया गया है उसको करके आना, चीजों को समझना, ठीक है। गेम का मालिक है, मालिक तुम्हें सिखाएगा कैसे कराए जाते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।